प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए भक्ति काल में जयसी का काव्य अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए सामान लेते हुए हम लोग अपना यह 11वां वीडियो, इससे पहले हम लोगों ने कबीर तक अध्ययन कर चुका है। ठीक, तो यह 11वां वीडियो हम लोगों का है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि सर्वप्रथम हम लोग जयसी के काव्य के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन करेंगे, अर्थात इस इकाई का रूपरेखा। ठीक, इकाई 5 है जयसी का काव्य। इस इकाई की रूपरेखा, पहले उद्देश्य देखेंगे, फिर प्रस्तावना अर्थात भूमिका, जयसी का रचना व्यक्तित्व, जयसी के रचना व्यक्तित्व के अंतर्गत जयसी का जीवन परिचय देखेंगे, जयसी की रचनाएं देखेंगे। ठीक, फिर सूफी मत देखेंगे, पद्मावत का वस्तु वर्णन देखेंगे, पद्मावत की कथा वस्तु, पद्मावत की ऐतिहासिकता को हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और साथ में पद्मावत में प्रेम तत्व। ठीक, प्रेम तत्व, पद्मावत की प्रेम पद्धति, रूपरेखा वर्णन, वियोग वर्णन। ठीक, नागमती का वियोग वर्णन, जो नागमती का वियोग वर्णन यहाँ पर विशेष रूप से अध्ययन किया जाएगा। जयसी का रहस्यवाद, भावनात्मक रहस्यवाद, साधनात्मक रहस्यवाद, दोनों रहस्यवाद को यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक, पद्मावत का शिल्प पक्ष अर्थात प्रबंध काव्य के रूप में पद्मावत काव्य भाषा देखेंगे, छंद एवं अलंकार देखेंगे, जयसी काव्य का मूल्यांकन करते हुए संदर्भ सहित व्याख्या कुछ देखेंगे, कुछ पदों का सारांश देखेंगे, शब्दावली देखेंगे, और जयसी को समझने के लिए कौन कौन सी पुस्तकें उपलब्ध हैं उसके विषय में जानेंगे। फिर बोध प्रश्न और उसके उत्तर थोड़ा सा देखकर रिवीजन करेंगे। ठीक, चलिए समझ लेते हुए हम उद्देश्य पर आते हैं कि जयसी को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक, इस इकाई में आप सूफी कवि मलिक मोहम्मद जयसी के काव्य का अध्ययन करेंगे। यह दूसरे खंड की तीसरी इकाई और इस पाठ्यक्रम की 5वीं इकाई है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जयसी के जीवन और उनकी रचनाओं के बारे में बता सकेंगे, सूफी मत का विवेचन कर सकेंगे, पद्मावत काव्य की कथा वस्तु का वर्णन कर सकेंगे और उसकी विशेषताएं बता सकेंगे। पद्मावत काव्य में व्यक्त प्रेम तत्व की कथा मतलब प्रेम तत्व की व्याख्या कर सकेंगे। जयसी के काव्य में व्यक्त रहस्यवाद का विश्लेषण कर सकेंगे। प्रबंध काव्य के रूप में पद्मावत की विशेषताएं बता सकेंगे। पद्मावत की भाषा और शिल्प संबंधित विशेषताएं बता सकेंगे। जयसी के काव्य के महत्व का प्रतिपादन कर सकेंगे और पद्मावत के पठित पद्यांशों की व्याख्या कर सकेंगे। ठीक, तो चलिए समझ लेते हुए हम प्रस्तावना पर सीधे आते हैं। ठीक, प्रस्तावना, इस इकाई में आप सूफी कवि मलिक मोहम्मद जयसी के काव्य का अध्ययन करेंगे। हमने इकाई 3 में बताया था कि जयसी निर्गुण काव्यधारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक, अर्थात इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक, कवि आंदोलन में प्रेम मार्गी शाखा का क्या महत्व है तथा सूफी मत ने भक्ति काव्य को किस रूप में और कहाँ तक प्रभावित किया है, इसमें आप इकाई 3 में इनसे आप इकाई 3 में परिचित हो चुके हैं। ठीक, अर्थात 6वें-7वें वीडियो में परिचित हो चुके हैं। और कहाँ तक प्रभावित किया है इसने आप व्याख्या 3 में परिचित हो चुके होंगे। ठीक, चलिए अब हमने इकाई 3 में बताया था कि सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कथाओं के द्वारा ईश्वरीय प्रेम की अभिव्यक्ति का मार्ग अपनाया था। सूफी मत इस्लाम की एक उदार शाखा है। क्या है? एक उदार शाखा। इसमें ईश्वर की प्राप्ति प्रेम के द्वारा बताई गई है। ठीक, सूफी कवियों में भारतीय परंपराओं के प्रति गहरा लगाव था। उन्होंने अपने प्रबंध काव्यों के लिए लोक में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बनाया। इस प्रबंध काव्यों की भाषा अवधी है, ठेठ अवधी, दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है और काव्य के वस्तु वर्णन और शिल्प पक्ष का अधिकांश भाग भारतीय परंपरा से लिया गया है। यह अवश्य है कि कुछ प्रभाव पारसी परंपरा का भी है। मुख्य बात यह है कि इन प्रबंध काव्यों में सूफी कवियों की भारतीय लोक जीवन के प्रति गहरी अनुरक्ति के दर्शन होते हैं। सूफी कवियों ने भक्ति आंदोलन को कई दृष्टियों से समृद्ध किया। सूफियों की उदारता से हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सामान्य भूमि तैयार करने में मदद मिली।
दूसरे सूफी मत ने भक्ति के लिए प्रेम की तीव्रता पर जो बल दिया, उससे भक्ति का भाव पक्ष समृद्ध हुआ। तीसरे सूफी कवियों ने प्रबंध काव्य रचना की परंपरा को विकसित किया। जयसी का पद्मावत कई दृष्टि से महत्वपूर्ण महाकाव्य प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा के अंतर्गत परिगणित प्रबंध काव्यों में यह सर्वश्रेष्ठ है। इस महाकाव्य में जयसी ने उस युग की प्रसिद्ध प्रेम कथा को आधार बनाया है। जयसी का वस्तु वर्णन, विरह वर्णन, आध्यात्मिक संकेत, लोक जीवन की अभिव्यक्ति, भाषा का निर्वाह सभी कुछ अत्यंत प्रभावशाली और हृदय स्पर्शी है। हमने इस इकाई में अपने विवेचन का आधार पद्मावत को ही बनाया है। पद्मावत के अतिरिक्त भी उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है, मतलब जयसी ने, ठीक। पद्मावत के कुछ अंश इस इकाई में काव्य वाचन में वर्णित मुख्य कथ्य को उसके विवेचन के साथ ही प्रस्तुत किया गया है, ताकि प्रस्तुत पद्यांशों के भावार्थ को समझने में कठिनाई न हो। पद्मावत के सभी अंश डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा संपादित पद्मावत से लिया गया है, अर्थात डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा पुस्तक प्रेम पद्मावत संपादित है, उसी में से यहाँ पर जो भी पद उद्धृत किया गया है, ठीक, सभी पद उद्धृत किए गए हैं। जयसी का रचना व्यक्तित्व। मलिक मोहम्मद जायसी और अन्य सूफी कवियों के साहित्यिक अवदान पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, कुतुब्बन जायसी आदि इन प्रेम कहानियों के कवियों ने प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा, जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके जन जीवन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर अपने जीवन के मर्म स्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखाया है। हिंदी साहित्य का पृष्ठ संख्या 71 पर निम्न बात उद्धृत है, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में, ठीक। जायसी एक ऐसे कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं जिन्हें हम सच्चे अर्थों में लोक जीवन का गायक कर सकते हैं। जायसी भक्त कवि थे अर्थात सूफी कवि थे। उनके काव्य में अध्यात्म भी है, परंतु महत्वपूर्ण है भारतीय लोकमानस के साथ उनका गहरा लगाव। ऐसे महान कवि के जीवन के बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है। उनके जीवन के बारे में जो भी तथ्य उपलब्ध है वे उनकी रचनाओं में स्वयं जायसी द्वारा दिए गए हैं, ठीक। जायसी का जीवन परिचय देख लेते हैं। विवादित पक्षों को यहाँ पर रेखांकित नहीं किया जाएगा, ठीक। जो हमारे काम की चीज़ है वही देखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 900 हाजरी अर्थात 1494 ईस्वी के लगभग माना गया है। जायसी उत्तर भारत के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे, इसलिए वे जायसी नाम से प्रसिद्ध हुए। मलिक उनकी पारिवारिक उपाधि थी और मोहम्मद उनका नाम था। इस तरह जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी प्रसिद्ध हुआ। जायसी जायस के रहने वाले थे या बाहर के आकर बसे थे, यह स्पष्ट नहीं है। जायसी ने कहा है, जायस नगर धर्म स्थान तहाँ आए कभी किन्न बसान। इस कथन से यह भी आभास होता है कि जायसी जायस के मूल निवासी नहीं थे, कहीं बाहर से आकर बसे थे। जायसी प्रख्यात सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य परंपरा से थे। और अपने समय में अत्यंत सम्मानित संत और फकीर माने जाते थे। जायसी देखने में सुंदर नहीं थे, कुरूप थे, ठीक। उनकी एक आंख ज्योतिहीन थी अर्थात काना थे और एक कान से सुनाई भी नहीं देता था, लेकिन उनमें व्यवहार की निर्मलता और हृदयगत उदारता की कोई कमी नहीं थी। जायसी विवाहित थे या नहीं यह कह सकना कठिन है। जायसी को गाजीपुर और भोजपुर
के राजा जगदेव का आश्रय मिला था। बाद में वे अमेठी के राजा के आश्रय में भी रहे। जायसी में लंबी यात्राएं की थी तथा हिंदू और मुसलमान संतों और फकीरों की सत्संग भी की। ठीक, जायसी ने हिंदू धर्म और उसके विभिन्न मत मतांतरों की जानकारी हासिल की। इसका प्रभाव उनके लेखन पर पड़ा। सन 1942 ईस्वी अर्थात हाजरी 949 में जायसी का देहावसान हुआ। ठीक, जायसी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं पर हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। चलिए, जायसी की महत्वपूर्ण रचनाएं। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित रचनाओं को संपादित कर प्रकाशित करने का महत्वपूर्ण काम पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। शुक्ल के समय तक जायसी की 3 रचनाओं का पता चल चुका था। पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट का संपादन शुक्ल जी ने ही किया था। बाद में श्री माता प्रसाद गुप्त ने जायसी की और एक रचना महरी बाईसी नाम से प्रकाशित कराई। इसके अतिरिक्त भी जायसी के नाम से निम्नलिखित ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जिसमें है अखरावट, चंपावत, चित्रावत, कहरनामा सुवरवारनामा, कन्हावत, मोराई नामा, मुकहरनामा, होलीनामा आदि। ये सभी पुस्तकें जायसी द्वारा रचित है। यह विश्वासपूर्वक कहना कठिन है, जायसी की सभी पुस्तकें अभी प्रकाश में आई नहीं है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ही ऐसी पुस्तकें हैं जो निर्विवाद रूप से जायसी द्वारा रचित मानी जाती हैं। हम यहाँ इन पुस्तकों का संक्षिप्त में परिचय देंगे। ठीक, आखिरी कलाम। ठीक, इस पुस्तक की रचना हजारी सन अर्थात 1530 में हुई थी। जायसी ने स्वयं लिखा है, 900 बरस 36 जो भय, तब यही कथा के आखर कहें। इस पुस्तक में जायसी ने उस समय के बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। बाबर ने सन 1526 से 1530 तक दिल्ली पर शासन किया था, इसलिए इस पुस्तक का रचनाकाल 1530 मानना उचित ही है। इस पुस्तक में जायसी ने सबसे पहले ईश्वर की स्तुति की है। इसके बाद अपने जन्म के समय आए भयंकर भूकंप का उल्लेख किया है। इसके आगे गुरु की वंदना, जायस नगर का वर्णन, बाबर की प्रशंसा आदि विषयों का वर्णन मिलता है। ग्रंथ का मुख्य विषय आखरत का वर्णन है। आखरत का वर्णन है। इसे हम कयामत या प्रलय का वर्णन कर सकते हैं। यह इस्लामी परंपरा के अनुसार, यद्यपि इस पर हिंदू विचारधाराओं का प्रभाव भी दिखाई देता है। अखरावट की रचना कब हुई यह निश्चित रूप से कहना कठिन है। अनुमान किया जाता है कि इसकी रचना पद्मावत के बाद हुई होगी। पद्मावत की रचना 1520 से 1540 के बीच मानी जाती है, अर्थात 1530 को सब लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं। तो शुक्ल के अनुसार अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई है। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव प्रेम, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। पद्मावत जायसी जिस ग्रंथ के कारण लोक प्रसिद्ध हुए हैं और जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें कबीर, सूर, तुलसी आदि के साथ परिगणित किया, वह रचना पद्मावत है। पद्मावत में जायसी ने ग्रंथ का रचनाकाल इस प्रकार दिया है, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। इस पंक्ति का अर्थ शुक्ल जी ने यूं किया है, पद्मावत की कथा के प्रारंभिक वचन कवि ने हाजरी सन 927 अर्थात 1520 के लगभग कहे थे। इस ग्रंथ में साहे शुक्ल के रूप में जायसी ने शेर शाह का उल्लेख किया है, जबकि शेर शाह ने दिल्ली पर शासन हाजरी सन 947
अर्थात 1540 के आसपास किया है। ठीक, शुक्ल जी का अनुमान है कि पद्मावत की रचना का आरंभ 1520 के लगभग हुआ होगा, लेकिन यह पूरा शेरशाह के समय में हुआ होगा। बहरहाल यह तय है कि 1940 के लगभग यह रचना पूरी हो चुकी थी। ठीक, पद्मावत प्रबंध काव्य है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा कही गई है। यह प्रबंध काव्य में दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के साथ रत्नसेन के संघर्ष का उल्लेख है, जो ऐतिहासिक तथ्य है, परंतु यह प्रबंध काव्य मात्र इतिहास की घटनाओं पर आधारित नहीं है। ठीक, जायसी के उपर्युक्त तीनों ग्रंथ अवधी भाषा में लिखे गए हैं तथा इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग मिलता है। आखिरी कलाम अखरावट महत्वपूर्ण रचनाएं होते हुए भी मूलतः धार्मिक ग्रंथ है। आगे हमारे विवेचन में पद्मावत पर ही विचार होगा, मतलब हम जब आगे चर्चा करेंगे तो उसमें पद्मावत पर ही खास करके फोकस करेंगे। ठीक, सूफी मत मलिक मोहम्मद जायसी सूफी संत थे। सूफी मत इस्लाम धर्म की एक शाखा है, जिसका उदय इस्लाम के अस्तित्व में आने के लगभग 150 वर्ष बाद हुआ। सूफी मत का भारत में आगमन 12वीं शताब्दी से माना जाता है। सूफी मत में धार्मिक कट्टरता और सहिष्णुता नहीं है। सूफी शब्द का व्युत्पत्ति कैसे हुई यह तय नहीं है। कुछ लोग सूफी शब्द को सब से निकला मानते हैं, जिसका अर्थ है पंक्ति। सब मतलब पंक्ति। ठीक, उनके अनुसार ईश्वर के प्रिय होने के कारण जो लोग कयामत के दिन सबसे पहली पंक्ति में खड़े होंगे उन्हें सूफी कहते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार मोहम्मद साहब द्वारा बनाई गई मस्जिद के सूफ अर्थात चौतरे, सूफ का अर्थ चौतरा से लिया गया है। सूफ मतलब चौतरे पर सोकर जो फकीर अपनी रात गुजारे थे उन्हें सूफी कहा जाने लगा। ठीक, एक मत यह भी है कि सूफी शब्द सूफ से बना है, जिसका अर्थ है ऊन। जो साधक ऊन का चोगा पहनते थे उन्हें सूफी कहते थे। कुछ के अनुसार सूफी ग्रीक शब्द सोफिया से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान, अर्थात जो ज्ञानी संत होते थे उन्हें सूफी कहते थे। ठीक, इस प्रकार सूफी शब्द के अनेक व्याख्या की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रारंभ में सूफी एक प्रकार के फकीर या दरवेश थे जो खुद की राह पर अपना जीवन ले चलते थे। दीनता और नम्रता के साथ बड़ी फटी हाल में दिन बिताते थे। ऊन के कंबल लपेटे रहते थे, भूख प्यास सहते थे और ईश्वर के प्रेम में लीन रहते थे। जायसी ग्रंथनावली की भूमिका पृष्ठ संख्या 168 पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चर्चा की है इस बात की। ठीक, उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूफी शब्द की चाहे जो व्युत्पत्ति हो, लेकिन यह शब्द उन मुस्लिम फकीरों के लिए इस्तेमाल होता था जो स्वयं सादगी और सरल जीवन में विश्वास करते थे और ईश्वर प्रेम में लीन रहते थे। सूफी मत यद्यपि इस्लाम का ही एक अंग है, लेकिन ईश्वर संबंधित उनकी परिकल्पना इस्लाम के एकेश्वरवाद की अपेक्षा अद्वैतवाद के अधिक नज़दीक है। एकेश्वरवाद में एक ईश्वर की सत्ता को सर्वोपरि और सर्वशक्तिमान माना जाता है, जो इस सृष्टि का निर्माता, पालनकर्ता और संहारक तीनों है। इसके विपरीत अद्वैतवाद के अनुसार इस जगत में ही ब्रह्म या ईश्वर सूक्ष्म रूप में व्याप्त है। यह सृष्टि उसी ईश्वर का अभिव्यक्त रूप है। अद्वैतवाद में सृष्टि और सृष्टा का भेद नहीं है, जबकि एकेश्वरवाद में सृष्टि और सृष्टा अलग अलग हैं। सूफी मत में साधना की 4 अवस्थाएं बताई गई है। सूफी मत में साधना की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। शरीयत अर्थात धर्म ग्रंथ के विधि निषेध का पालन करना, यह साधना की पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था तरीकत अर्थात
दूसरी अवस्था में साधक बाह्य कर्मकांड से ऊपर उठ जाता है और केवल हृदय की शुद्धता के बल पर ईश्वर की का ध्यान करता है। तीसरी साधना हकीकत। इस तीसरी अवस्था में साधक भक्ति के द्वारा सत्य का बोध कर लेता है। इस स्थिति में साधक तत्व दृष्टि संपन्न चित्रकालज्ञ हो जाता है। चित्रकाल यज्ञ हो जाता मतलब कालज्ञ हो जाता है, त्रिकालज्ञ हो जाता है, सॉरी। तत्व संपन्न, तत्व दृष्टि संपन्न और त्रिकालज्ञ हो जाता है, मतलब तीनों काल को देख लेता है। ठीक, देख मार्फत यह सिद्धावस्था है। इसमें साधक की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह प्रेममय हो जाता है। प्रेम तत्व सूफी मत का आधार है। सूफी साधक मानता है कि परमात्मा के प्रेम ने मुझे उन्मत्त बना दिया है। ईश्वर स्वयं प्रेम स्वरूप है। प्रेम तो गगन से ऊंचा है, वह ध्रुव नक्षत्र से भी ऊंचा है। जो प्रेम रूपी परमात्मा का भक्त नहीं हो सकता, उसका जन्म व्यर्थ है। इस परमात्मा के दर्शन साधक हृदय के में स्थित प्रेम ज्योति से कर सकता है। यह प्रेम ज्योति ही ईश्वर का सौंदर्य है। जायसी ने पद्मावत के रूप सौंदर्य का जो वर्णन किया है, वह परमात्मा के नूर अथवा सौंदर्य का वर्णन है। सूफी कवि दो प्रकार के प्रेम का वर्णन करते हैं, एक समजाजी और एक हकीकी। एक समजाजी लौकिक प्रेम है जो स्त्री और पुरुष के बीच होता है। यह काल्पनिक प्रेम है। ईश्वर और साधक के बीच जो प्रेम है वह वास्तविक प्रेम है, इसलिए उसे एक हकीकी कहा जाता है। सूफी कवि मानते हैं कि एक मजाजी द्वारा एक हकीकी को पाया जा सकता है, इसलिए वे लौकिक प्रेम कथाओं को अपने काव्य का आधार बनाते हैं और उसके माध्यम से आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करते हैं। सूफी कवियों ने पुरुष को आत्मा का प्रतीक और प्रियतमा को परमात्मा का प्रतीक, और ठीक इसके उल्टे कबीर मानते हैं अपने को बहुरिया और परमात्मा को पति। मतलब परमात्मा पुरुष है, आत्मा स्त्री, वहां पर हो जाता है। ठीक, यहाँ पर आत्मा को मतलब पुरुष को आत्मा का प्रतीक माना गया है, प्रीतमा को परमात्मा का। ठीक, प्रेम ही प्रीतमा को प्राप्त करने का साधन है। प्रेम ही प्रीतमा को प्राप्त करने का साधन है, लेकिन प्रीतमा के रूप का सच्चा ज्ञान गुरु की कृपा से होता है। प्रेमी को इस मार्ग की कठिनाई की चिंता किए बिना लगातार आगे बढ़ता है। प्रेमी को इस मार्ग की कठिनाइयों की चिंता किए बिना लगातार आगे बढ़ता जाता है। माया के कारण या शैतान की दखलअंदाजी से भी इस मिलन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें गुरु की सहायता से प्रेमी दूर हटाता है। सूफी कवियों में गुरु, माया आदि का प्रवेश भारतीय प्रभाव कहे जा सकते हैं। जायसी के काव्य पर सूफी मत का प्रभाव है ही, इसके अतिरिक्त भी कई अन्य प्रभाव देखे जा सकते हैं। जायसी पर बौद्ध तंत्र साधना, नाथ पंथ की योग साधना तथा अद्वैतवाद के ब्रह्म निरूपण और मायावाद का भी प्रभाव देखा जा सकता है। जायसी को इन भारतीय मतांतरों की पर्याप्त जानकारी थी और ये इस्लामी विचार तथा सूफी मत के साथ में घुल मिल गए हैं। उदाहरण के लिए सिंघल द्वीप वर्णन खंड में सिंघल द्वीप का वर्णन करते हुए जायसी सूफी साधना की विभिन्न अवस्थाओं तथा हठ योग की साधना का वर्णन करने लगते हैं। इस प्रकार के कई प्रसंग पद्मावत में आते हैं और जो भारतीय साधना पद्धतियों की उनकी जानकारी को तो प्रकट करते ही हैं, बल्कि उनके उदार दृष्टिकोण का भी परिचय देते हैं। पद्मावत का वस्तु वर्णन। जायसी का प्रसिद्ध रचना पद्मावत मसनवी
शैली पर लिखा गया प्रबंध काव्य है। किस शैली पर? मसनवी शैली पर। इसमें सर्गबद्धता नहीं है, किंतु कथा वस्तु वर्णनों एवं घटनाओं के आधार पर खंडों में विभाजित है। जैसे सिंघल द्वीप वर्णन खंड, मानसरोदक खंड, मानसरोदक खंड, देश यात्रा खंड, पद्मावती रूप चर्चा खंड आदि। इस प्रकार इसकी संपूर्ण कथा 58 सर्गों में विभक्त है। मसनवी शैली की इस कथा के आरंभ में एक ईश्वरवाद, शाहे वक्त की प्रशंसा, मुहम्मद साहब की स्तुति तथा अपने गुरुओं की वंदना की गई है। तो एक चीज इसमें ध्यान देना कि इसमें 58 सर्ग, इसे मतलब संपूर्ण कथा 58 सर्ग में विभक्त है। मैं गलती से कमाई वाला 15 सर्ग मार दिया था अपने एग्जाम में, ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप, फर्स्ट सेमेस्टर में ये आता है। पद्मावत की कथा वस्तु, पद्मावत की कथा वस्तु। जायसी ने पद्मावत के दूसरे खंड सिंघल द्वीप खंड से रत्नसेन और पद्मावती की कथा का आरंभ किया। कवि सिंघल द्वीप उसके द्वारा मतलब उसके राजा द्वारा गंधर्वसेन आदि का वर्णन करने के बाद पद्मावती के जन्म की कथा कहता है। पद्मावती के पास हीरामन नाम का एक सुग्गा है जो गुरु का काम करता है ना। पद्मावती के पास हीरामन नाम का एक सुग्गा था जो पद्मावती से बहुत प्रेम करता था। एक दिन पद्मावती सखियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने गई थी। पीछे से सुगा वहाँ मतलब सुगा अर्थात सुग्गा वहाँ से उड़ गया, बस पीछे से सुगा वहाँ से उड़ गया। उसे एक बहेरिया ने पकड़ लिया। बहेरिया ने हीरामन को एक ब्राह्मण के हाथ भेज दिया। उस ब्राह्मण ने सुग्गे को चित्तौड़ के राजा रत्नसेन के हाथ बेच दिया। हीरामन के मुख से पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन सुनकर राजा अचेत हो जाता है। उसके मन में पद्मावती से मिलने की ऐसी उत्कंठा जागृत होती है कि वह जोगी वेश में घर से निकल जाता है। ठीक, पद्मावती से मिलने की उत्कंठा जागृत ऐसी होती है मतलब राजा रत्नसेन के कि वो जोगी वेश में घर से निकल जाते हैं पद्मावती से मिलने के लिए। उनके साथ 16,000 कुंवर भी जोगी बन जाते हैं, अर्थात 16,000 कुंवार जो लड़के होते हैं वो भी बन जाते हैं। रास्ते की विघ्न बाधाओं और 7 समुद्रों को पार करते हुए रत्नसेन अपने साथियों के साथ सिंघल द्वीप पहुंचता है। वह अपने साथियों के साथ महादेव के मंदिर में बैठकर तप करने लगता है और सुगा पद्मावती के पास पहुंच जाता है। हीरामन अपना सारा वृत्तांत सुनाने के बाद राजा रत्नसेन के रूप, कुल, ऐश्वर्य आदि की प्रशंसा करता है और कहता है कि वह तुम्हारे लिए योग्य वर है और तुम्हारे प्रेम में जोगी होकर सिंघल द्वीप तक पहुंच गया है। हीरामन की बातें सुनकर पद्मावती भी रत्नसेन से प्रेम करने लगती है। राजा रत्नसेन को राजा गंधर्वसेन गिरफ्तार कर लेता है। काफी कठिनाइयों के बाद शिव पार्वती की सहायता से रत्नसेन और पद्मावती का विवाह संपन्न हो जाता है। चित्तौड़ में राजा की अनुपस्थिति में रानी नागमती विरह व्याकुल रहती हैं। उनकी विकलता देखकर एक पक्षी उसका संदेश लेकर सिंघल द्वीप जाता है और रत्नसेन तक वह संदेश पहुंच जाता है। रत्नसेन पद्मावती और बहुत सा धन आदि लेकर चित्तौड़ की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में राजा को फिर से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समुद्र की कन्या लक्ष्मी से राजा को अमृत, हंस, राजपक्षी, सादुल्य और पारस नामक 5 वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इसको लेकर राजा चित्तौड़ पहुंचता है। नागमती और पद्मावती के साथ राजा रत्नसेन सुख चैन से जीवन व्यतीत करता है। राजा के 2 पुत्र भी उत्पन्न होते हैं, पद्मावती से कमलसेन और नागमती से नागसेन। पद्मावती से कमलसेन उत्पन्न होता है और नागमती से नागसेन।
ठीक, 2 पुत्र है रत्नसेन के। चित्तौड़ की राज्यसभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था। चित्तौड़ की राज्यसभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था जिसे यक्षणी सिद्ध थी। राजा द्वारा देश निकाला दिए जाने पर वह रत्नसेन से बदला लेने के लिए पद्मावती से प्राप्त एक कंगन लेकर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन सरजा नामक एक दूत के साथ रत्नसेन के पास एक पत्र भेजता है। पत्र में राजा को पद्मावती बादशाह को भेंट करने को कहता है। रत्नसेन इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। बादशाह अलाउद्दीन चित्तौड़ पर हमला कर देता है। वह किले का 8 वर्ष तक घेरा डाले पड़ा रहता है। उधर दिल्ली पर बाहरी हमले का खतरा देखकर अलाउद्दीन रत्नसेन के पास संधि का प्रस्ताव भेजता है कि उसे पद्मिनी नहीं चाहिए बल्कि समुद्र से प्राप्त 5 अमूल्य वस्तुएं चाहिए। राजा अलाउद्दीन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। राजा रत्नसेन अलाउद्दीन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। चित्तौड़ के किले में अलाउद्दीन का शानदार स्वागत किया जाता है। वहाँ एक बार बादशाह को दर्पण में पद्मावती का प्रतिबिंब देखने का मौका मिलता है। पद्मावती के सौंदर्य को देखकर बादशाह बेहोश हो जाता है, अर्थात अलाउद्दीन बेहोश हो जाता है। बादशाह को विदा करने के लिए रत्नसेन अंतिम फाटक तक आता है। वहां बादशाह धोखे से राजा को कैद कर लेता है, बंदी बनाकर दिल्ली ले जाता है। चित्तौड़ में इस घटना में हाहाकार मच जाता है। पद्मावती गोरा और बादल की सहायता से रत्न को कैद से मुक्त कराती हैं। चित्तौड़ पहुंचने पर राजा रत्नसेन की कुंभलनेर के राजा देवपाल से युद्ध होता है। इस युद्ध में राजा रत्नसेन मारा गया। राजा के हाथ से देवपाल भी मारा जाता है। राजा के शव के साथ पद्मावती और नागमती सती हो जाती हैं। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी की फौज का अधिकार हो जाता है। बादशाह को किले में धूल राख के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। अंत में जैसी कहानी खत्म करते हुए कहते हैं कि अब न तो राजा रत्नसेन है, न हीरामन तोता, न अलाउद्दीन, न रानी पद्मावती। संसार में कहानी ही शेष रह जाती है। कहानियाँ ही शेष रह जाती है, कहानी ही शेष रह जाती है, यश ही शेष रह जाता है। फूल मर जाता है पर उसकी गंध नहीं मरता है। ठीक, पद्मावती की ऐतिहासिकता। पद्मावत की इस कथा को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में राजा रत्नसेन और पद्मावती का प्रेम, रत्नसेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने का प्रयत्न और अंत में पद्मावती से राजा के विवाह का वर्णन। दूसरे भाग में राघव चेतन का देश निकाला, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर हमला, रत्नसेन का बंदी बनाया जाना, गोरा बादल का बलिदान, देवपाल के साथ युद्ध में राजा का मारा जाना और पद्मावती और नागमती का राजा के साथ सती होना आदि का वर्णन। ठीक, कथा का पूर्व भाग पूर्णतः काल्पनिक है जबकि उत्तर भाग में ऐतिहासिक सम्मत कई घटनाओं का उल्लेख है। अलाउद्दीन खिलजी जिस समय दिल्ली का बादशाह था उस समय चित्तौड़ पर भीमसेन नाम का राजा राज्य करता था। आईने अकबरी में इस राजा का नाम रत्न सिंह दिया गया है। कर्नल टाड जिन्होंने राजपुताने अर्थात राजस्थान राज्य का पुराना नाम का इतिहास लिखा था के अनुसार राजा का नाम भीम सिंह था। आईने अकबरी के अनुसार राजा रत्नसेन के पद्मिनी नाम की सुंदर रानी थी। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को हासिल करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया। पहले आक्रमण में अलाउद्दीन की पराजय हुई, उसे वापस लौटना पड़ा। दूसरी बार फिर आक्रमण किया लेकिन उसे फिर मुंह की खानी पड़ी। हार कर उसे संधि का प्रस्ताव, राजा संधि के लिए तैयार हो जाता है लेकिन इस बार अलाउद्दीन के हाथों धोखे में मारा गया। रत्न सिंह की मृत्यु के बाद अर्शी नामक
उसके संबंधी को गद्दी पर बैठाया गया। युद्ध में वह भी मारा गया तथा पद्मिनी आदि रानियों ने जौहर कर लिया, जौहर कर लिया। ठीक। आईने अकबरी के इस वृत्तांत से कर्नल टाड के इतिहास का वृत्तांत थोड़ा भिन्न है। कर्नल टाड कहते हैं, कर्नल टाड का वृत्तांत देखिए। कर्नल टाड आईने अकबरी के वृत्तांत में काफ़ी समानता भी है। मुख्य फर्क राजा के नाम का है, लेकिन इससे यह जरूर प्रमाणित होता है कि जायसी रत्नसेन नाम का कल्पना से नहीं लिया है, रत्नसेन नाम कल्पना से नहीं लिया था। टाड का विवरण चारणों के विवरण से लिया गया है, जो अतिरंजित हो सकते हैं। मुख्य बातें जो ऐतिहासिक तथ्य हैं और जिनका जायसी ने इस्तेमाल किया वे निम्नलिखित हैं। जायसी ने रत्नसेन नाम गढ़ा नहीं था, या यह नाम लोक प्रसिद्ध था। जायसी रत्नसेन नाम गढ़ा नहीं था, यह लोक प्रसिद्ध नाम था। ठीक। चित्तौड़ पर पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन ने हमला किया। इतिहास के अनुसार बादशाह ने पद्मिनी को दर्पण की शर्त रखी, जबकि जायसी ने समुद्र से प्राप्त 5 वस्तुओं की शर्त रखी। शुक्ल के अनुसार दर्पण में प्रतिबिंब देखने की बात का जायसी ने आकस्मिक घटना के रूप में वर्णन किया। इतना परिवर्तन कर देने से नायक रत्नसेन के गौरव की पूर्ण रूप से रक्षा हुई। पद्मिनी की छाया भी दूसरे को दिखाने पर सम्मत होना रत्नसेन ऐसे पुरुषार्थी के लिए कवि ने अच्छा नहीं समझा। जायसी ग्रंथावली पृष्ठ संख्या 28 पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को उल्लेख किया है। वहां से हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। ठीक। अलाउद्दीन द्वारा धोखे से रत्नसेन को गिरफ्तार करना भी इतिहास प्रसिद्ध घटना है। फर्क यह है कि बंदी रत्नसेन को अलाउद्दीन दिल्ली न ले जाकर जैसा कि पद्मावत में वर्णित है शिविर में ले जाता है। जौहर की कथा भी इतिहास सम्मत है, किंतु जायसी ने जौहर को सती होने में बदल दिया है। राजा के युद्ध में जाते ही पद्मिनी अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ आग में कूद गई आत्महत्या कर लेती हैं, यही जौहर कहलाता है। जबकि अपने मृत पति के शव के साथ जिंदा जलना सती होना कहलाता है। जायसी ने पद्मावती की मृत्यु ऐसे ही दिखलाई है, मतलब सती प्रथा। उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जायसी को रत्नसेन और अलाउद्दीन के बीच के संघर्ष की कथा का पूरा ज्ञान था, लेकिन जायसी का उद्देश्य इतिहास की रचना करना नहीं था। इसलिए उन्होंने इस कथा को अपने काव्य की आवश्यकताओं के अनुरूप इस्तेमाल किया। इसके लिए उन्होंने कई परिवर्तन किए। सबसे पहले उन्होंने राघव चेतन की कथा का समावेश किया, यह काल्पनिक पात्र है। दूसरे, उन्होंने राजा को दिल्ली में नजरबंद करवाया। इसका लाभ यह हुआ कि पद्मिनी द्वारा राजा को छुड़ाने की कोशिश, रानियों का विरह, अलाउद्दीन और देवपाल के द्वितीय प्रसंग को शामिल करना संभव हो सका। जायसी के यहाँ अलाउद्दीन, रत्नसेन, पद्मिनी, गोरा, बादल आदि नामों को छोड़कर अधिकांश नाम कल्पित हैं। यहाँ तक कि रत्नसेन के पिता और पुत्रों के नाम भी कल्पित हैं। ठीक। जायसी को रत्नसेन और पद्मिनी की कथा कहने की प्रेरणा निश्चय ही इतिहास से नहीं मिली होगी। रत्नसेन और पद्मिनी के प्रेम की कथा और अलाउद्दीन द्वारा पद्मिनी को प्राप्त करने की कोशिश को लेकर लोक कथाएं जैसी के पहले से ही विद्यमान रही होंगी, ऐसा शुक्ल जी का अनुमान है। गोरा बादल की कथा भी लोक कथाओं और लोक गीतों का प्रिय विषय रहा है। निश्चय ही जायसी को यह विषय लोक कथाओं से ही प्राप्त हुआ होगा, जिसे इतिहास की अपनी जानकारी के बल पर और काव्य के अनुरूप नया रूप दिया गया होगा। ठीक। जहां तक पद्मावत के प्रथम कथा का नाम जहां तक पद्मावत के प्रथम भाग का प्रश्न है, तो उसके बारे में 2 बातें कही जा सकती है।
पद्मावती पद्मावती संस्कृत साहित्य और लोक कथाओं का प्रचलित नाम है। जायसी ने पद्मिनी को सिंगली द्वीप की निवासी बताया, यह भी इतिहास सम्मत नहीं है। वस्तुतः यह नाम, जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार है, जायसी ने नाथ परंपरा से लिया है। शुक्ल जी के अनुसार गोरखपंथी द्वारा गोरखपंथी साधु सिंगली द्वीप को एक सिद्ध पीठ मानते हैं। उनका कहना है कि योगियों को पूर्ण सिद्ध प्राप्त करने के लिए सिंगल द्वीप जाना पड़ता है, जहाँ साक्षात शिव परीक्षा के पीछे सिद्ध प्रदान करते हैं। पर वहाँ जाने वाले योगियों के समदम पूरी परीक्षा होती है। वहाँ सुवर्ण और रत्न की असूत राशि सामने आती है तथा पद्मिनी स्त्रियां अनेक प्रकार से लुभाती हैं। जायसी ग्रंथावली भूमिका पृष्ठ संख्या 29। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जायसी ने पद्मावत की रचना में इतिहास, नाथ, पंथ, लोक परंपरा सभी का सहारा लिया है और इन सबसे ऊपर अपनी काव्य प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए उसे नया रूप प्रदान किया है। स्वयं शुक्ल जी के शब्दों में हमारा अनुमान है कि जायसी ने प्रचलित कहानियों को ही लेकर सूक्ष्म ब्यौरों की मनोहर कल्पना करके उसे काव्य का सुंदर रूप दिया है। इसलिए पद्मावत में इतिहास को ढूंढना व्यर्थ है। वस्तुतः वह एक काव्य है और इस काव्य की रचना के लिए कवि ने ऐतिहासिक घटनाओं का अपने ढंग से इस्तेमाल किया है। ठीक, चलिए कुछ बोधगम्य प्रश्नों को उत्तर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद में मुख्य अंतर है, बताइएगा। एकेश्वरवाद जीव और ईश्वर को एक ही मानता है। एकेश्वरवाद जीव और ईश्वर को एक ही मानता है, जबकि अद्वैतवाद दोनों में भेद करता है। एकेश्वरवाद एक ईश्वर को सत्य मानता है जो सृष्टि से परे है, जबकि अद्वैतवाद ब्रह्म में विश्वास करता है जो सृष्टि से परे भी है और उसमें व्याप्त भी है। एकेश्वरवाद एक ईश्वर में विश्वास करता है, अद्वैतवाद बहुदेववाद में विश्वास करता है। एकेश्वरवाद में ईश्वर को सगुण साकार माना जाता है, जबकि अद्वैतवाद में निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास किया जाता है। मार्फत की अवस्था में साधक धर्म अवस्था मतलब धर्म ग्रंथों के विधि निषेधों का पालन करता है या हृदय की शुद्धता के बल पर ईश्वर का साधना करता है, या साधक को सत्य का बोध हो जाता है, या साधक की आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। ठीक, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य दीजिएगा। चलिए हम आते हैं पद्मावत में प्रेम तत्व। पद्मावत में प्रेम कथात्मक पद्मावत प्रेम कथात्मक प्रबंध काव्य स्त्री पुरुष के प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम की अभिव्यक्ति भी इसमें की गई है। प्रेम के विभिन्न भाव दशाओं और स्थितियों का सजीव चित्रण किया गया है। पद्मावत की प्रेम पद्धति देख लीजिए। जायसी के पद्मावत में रत्नसेन और पद्मावती के प्रेम की शुरुआत एक दूसरे के रूप वर्णन को सुनकर होती है। हीरामन तोता जब रत्नसेन के सामने पद्मिनी के रूप का वर्णन करता है, जो उसे सुनकर राजा मूर्छित हो जाता है और होश आने पर वह पद्मिनी को देखने की लालसा में जोगी बनकर निकल पड़ता है और उसके साथ 16,000 कुंवर भी जोगी हो जाते हैं। इसी प्रकार सूबे के मुख से राजा के रूप और ऐश्वर्य को सुनकर पद्मिनी के मन में भी रत्नसेन के प्रति प्रेम का उदय होता है। स्त्री या पुरुष के रूप सौंदर्य का वर्णन सुनकर या उनका चित्र देखकर या उन्हें सपनों में देखकर प्रेम का उदित होना प्राचीन प्रेम कथाओं का विषय रहा है। जायसी ने भी सूबे का प्रसंग इसी भारतीय परंपरा से लिया है। जायसी एक सूफी कवि थे और उन्होंने लौकिक प्रेम में अलौकिक आभा भर दिए हैं।
दी है, अलौकिक आभा भर दी है। उदाहरण के लिए पद्मावती का रूप वर्णन केवल एक सुंदर स्त्री का रूप वर्णन नहीं है, उसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी है जिसका विवेचन हम आगे करेंगे। ठीक, जायसी के प्रेम वर्णन में फारसी परंपरा का भी प्रभाव है और भारतीय परंपरा का भी। फारसी प्रेम पद्धति में प्रेम में विरह अग्नि में जलना, सूखकर कांटा हो जाना, प्रेम के लिए तरह तरह के कष्ट उठाना प्रेमियों के हिस्से में आया है। जबकि भारतीय परंपरा में प्रेम की ज्वाला में स्त्रियां ही जलती हैं, उन्हें ही विरह वेदना सहनी पड़ती है, सूखकर ठठरी बन जाता है शरीर उनका। ठीक, जायसी में इन दोनों पद्धतियों का संयोग मिलता है। राजा पद्मावती के लिए घर बार छोड़ देता है, 7 समुद्र पार करता है, रोता कलपता है, यहाँ तक कि अग्नि में चल मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। भारतीय परंपरा में प्रायः पुरुष प्रेमियों को इस तरह की विरह वेदना नहीं सहन करनी पड़ती। दूसरे और जायसी ने नागमती और पद्मावती की विरह दशाओं का भी विस्तार से चित्रण किया है। या जब पद्मावती की तलाश में रत्नसेन के घर छोड़कर चले जाने पर जायसी ने नागमती विरह का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। इस प्रकार जब अलाउद्दीन राजा रत्न को बंदी बनाकर ले जाता है तो दुख में दुखी पद्मावती विलाप करने लगती है। इस प्रकार जायसी ने इस काव्य में फारसी और भारतीय दोनों परंपराओं का समावेश किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के प्रेम वर्णन की एक और विशेषता उल्लेख किया है। शुक्ल जी ने लिखा है कि फारसी शैली का प्रेम समाज से निरपेक्ष और आदर्शवादी होता है। ऐसा प्रेम संसार के वास्तविक परिस्थितियों के बीच नहीं दिखाया जाता, न ही सांसारिक व्यवहार का उससे कोई संबंध होता है। जायसी ने पद्मिनी और रत्नसेन का विवाह पूर्व का प्रेम इसी पद्धति से प्रस्तुत किया है, लेकिन विवाह के बाद प्रेम को सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों के बीच विकसित किया गया है। जब पद्मिनी को राजा रत्नसेन के बंदी बना लिए जाने का समाचार मिलता है तो सिर्फ रोती बिलखती ही नहीं है बल्कि राजा को छुड़ाने का भी प्रयत्न करती है। इसी प्रकार वह उस कष्ट की घड़ी में अपने एक निष्ठ प्रेम का भी प्रमाण देती है। वह जीवन के लालच में अलाउद्दीन और देवपाल के चुंगल में नहीं फंसती। जायसी ने नागमती के प्रेम को भी वाणी दी है। नागमती के चरित्र में गृहस्थ नारी का रूप अधिक निखरा है। पद्मावत में जायसी ने प्रेम का जो स्वरूप चित्रित किया है उसके विवेचन से स्पष्ट है कि उन्होंने भारतीय और फारसी दोनों प्रेम पद्धतियों का अनुकरण किया है। इसके साथ ही प्रेम को लोक व्यवहार के बीच निखारा गया है। इसी प्रेम के कारण रत्नसेन मारा जाता है और यही प्रेम पद्धति और नागमती को सती होने के लिए प्रेरित करता है। रूप वर्णन नायक के मन में नायिका के प्रति प्रेम की उत्पत्ति का एक कारण उसका रूप भी होता है। पद्मावती के प्रति रत्नसेन के आकर्षण का कारण हीरामन द्वारा पद्मावती का रूप वर्णन ही है। जायसी ने पद्मावती के सौंदर्य का कई जगह वर्णन किया है। सबसे पहले मानसरोवर खंड में जब पद्मावती अपनी सखियों के साथ मानसरोवर में नहाने जाती है। दूसरी बार जायसी ने पद्मावती के रूप का वर्णन हीरामन के मुख से करवाया है। यह नख सिख पद्धति में है। स्त्री के सौंदर्य वर्णन की पद्धति पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव है। इसमें स्त्री के केशों से लेकर पैर के नाखून तक प्रत्येक अंग का अलग अलग वर्णन किया गया है। कवि उन अंगों के सौंदर्य को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न उपमानों का
प्रयोग किया करता है। तीसरी बार अलाउद्दीन के सामने राघव चेतन पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करता है। यह वर्णन यद्यपि नक्सिक पद्धति में ही है, लेकिन इसके साथ जायसी ने काम विषयक ग्रंथों के में वर्णित स्त्रियों के भेदों का भी वर्णन किया है। जायसी ने पद्मावती का सौंदर्य यद्यपि परंपरागत पद्धति में नक्सिक वर्णन अर्थात जायसी ने सिख से नख की ओर वर्णन किया है के रूप में किया है, लेकिन जहाँ जहाँ संभव हुआ है उन्होंने इस सौंदर्य को ईश्वरीय सौंदर्य रूप में रूपांतरित कर दिया है। उदाहरण के लिए मानसरोवर खंड में कवि ने पद्मावती के सौंदर्य में ईश्वरीय सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की है। पद्मावती के रूप में को मानसरोवर पारस रूप कहता है। वह अनुभव करता है भा निर्मर्तन पायन पर से पावा रूप रूप के दर से। ठीक, अर्थात उसके चरण छूकर मैं निर्मल हो गया। उसके रूप का दर्शन करके मैंने भी रूप पाया, ऐसा मानसरोवर कहता है। ठीक, जायसी ने यहाँ पद्मावती के सौंदर्य को पारस रूप कहा है। पारस रूप अर्थात ऐसा सौंदर्य जिसके स्पर्श से वस्तुओं में भी सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि इसमें बिंब प्रतिबिंब भाव का उल्लेख है। पद्मावती बिंब है, उसी का प्रतिबिंब जगत है, अर्थात उसी के परछाई से संसार के अन्य सब रूप बने हैं। पद्मावत पृष्ठ संख्या 75 पर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने उल्लेखित किया है। जायसी ने नक्सिक वर्णन में भी अनेक बार अलौकिक और दिव्य सौंदर्य की व्यंजना की है। पद्मावती के केशों का वर्णन करते हुए कवि लिखता है कि जब पद्मावती वेणी खोलकर केशों को झाड़ती है तो आकाश से पाताल तक अंधेरा छा जाता है। बेनी छोरी झारू जौ बारा सरग पतार होई अधियारा। ठेठ अवधि में। ठीक, जायसी के नक्सिक वर्णन की विशेषता यह है कि उन्होंने पद्मिनी के अंग प्रत्यंग में विराट प्रकृति की लीला को ही समाहित कर दिया है। जायसी के रूप वर्णन का यह अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सूफी काव्य होने के कारण पद्मावती एक लौकिक नारी ही नहीं, ईश्वर का प्रतीक भी है, परमात्मा है। इसलिए उसके सौंदर्य में दिव्यता और अलौकिकता के गुण आना स्वाभाविक है। जायसी ने रूप वर्णन में प्रायः भारतीय परंपरा का निर्वाह किया है। उन्होंने प्रायः उन उपमानों का प्रयोग किया है जो परंपरा से व्यवहृत होते आ रहे हैं, लेकिन उनको नवीन रूप देने का प्रयत्न में बराबर दिखाई देता है। उनमें काव्य चमत्कार और सौंदर्य अभिव्यक्ति दोनों का समन्वय है। वियोग वर्णन जायसी के पद्मावत में श्रृंगार के दोनों पक्षों का चित्रण मिलता है, संयोग और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का वर्णन राजा रत्नसेन और पद्मावती के विरह और मिलन के रूप में चित्रण किया गया है। रत्नसेन और पद्मावती के संयोग वर्णन में जायसी ने काव्य परंपराओं का ही अनुपालन किया है। रत्नसेन और पद्मावती के मिलन की विभिन्न स्थितियों का चित्रण किया गया है। इस चित्रण में जायसी ने प्रेम के भावात्मक रूप को ही प्रधान रखा है। शारीरिक भोग विलास का वर्णन भी मिलता है, लेकिन कवि की रुचि भावात्मक चित्रण की ओर ही अधिक है। जायसी के संयोग वर्णन में अधिक सफलता मिली है। वस्तुतः जायसी वियोग के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो जायसी द्वारा वर्णित नागमती के विरह अर्थात नागमती का वियोग खंड जो है को हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु कहा है। शुक्ल जी के इस कथन
में पूर्ण सच्चाई भी है। जायसी ने पद्मावत के तीनों प्रमुख पात्रों रत्नसेन, पद्मावती और नागमती के वियोग का चित्रण किया है। नागमती के वियोग वर्णन का चित्रण तब किया गया जब राजा रत्नसेन जोगी बनकर घर से निकलते हैं और 1 वर्ष तक नहीं लौटते। राजा रत्नसेन के विरह वर्णन का चित्रण तब किया गया है जब सिंघली द्वीप में पद्मिनी को देखकर राजा मूर्छित हो जाता है और होश में आने पर पद्मिनी को न पाकर वह विलाप करने लगता है। पद्मावती का वियोग वर्णन तब किया गया है जब राजा के सिंघल द्वीप पहुंचने पर योग के प्रभाव से प्रभावती विरह अनुभव करने लगती है और बाद में जब अलाउद्दीन द्वारा राजा रत्न को नज़रबंद कर ले जाता है, मतलब कैद कर ले जाता है, कैदी बना लेता है, ठीक। तब जायसी का भावक कवि हृदय सबसे अधिक नागमती के वियोग वर्णन में प्रकट हुआ है। विरह वर्णन में कवि नागमती मतलब नायिका की शारीरिक और मानसिक दशा का चित्रण करते हुए अतिरंजना का सहारा लेता है। जायसी का वियोग वर्णन अत्यंत मर्मस्पर्शी और स्वाभाविक कहा जा सकता है। उनका उद्देश्य विरह की वेदना की विशद व्यंजना करना रहा है। इसके लिए उन्होंने अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहना का सहारा लिया है, अतिशयोक्ति का सहारा लिया है, लेकिन इसका उद्देश्य संवेदना जागृत करना है, चमत्कार उत्पन्न करना नहीं, ठीक। जायसी ने नागमती के विरह को केवल उस तक ही सीमित नहीं रखा है, वरन उसे सारी सृष्टि में व्याप्त कर दिया है। नागमती के आंसुओं में जैसे सारा संसार डूब गया है। नागमती के विरह वर्णन की एक और विशेषता यह है कि अपने दुख में सबको शामिल कर लेना चाहती है। वह उपवन में घूम घूम कर अपने दुख का बयान करती है, पक्षियों से प्रार्थना करती है कि कोई उसका संदेशा जाकर प्रिय तक पहुंचा दे। कहती है, प्रिय सौ केहू कहेहू, प्रिय सौ कहेहू, संदेशरा आए भंवरार आए काग को धनी बिरहे जरी गई तेहिक धुआं हम लाग, ठीक। अर्थात ऐ भौरे और हे काग, प्रिय से मेरा यह संदेश कह देना कि जो स्त्री विरह की आग में जल गई है उसी का धुआं लगा है, हमें उसी का धुआं लगा है, ठीक। नागमती के विरह वर्णन का सबसे प्रभावशाली रूप है 12 मासा। जायसी ने साल के 12 महीनों की अलग अलग दशाओं के अनुसार नागमती के विरह का वर्णन किया है। शुक्ल जी ने इसे 12 मासा का प्रशंसा करते हुए लिखा है। इसी नागमती के विरह वर्णन के अंतर्गत वह प्रसिद्ध 12 मासा है जिसमें वेदना का अत्यंत निर्मल और कोमल स्वरूप, हिंदू दाम्पत्य जीवन का अत्यंत मर्मस्पर्शी माधुर्य, अपने चारों ओर की प्रकृति वस्तु और व्यापारों के साथ विशुद्ध भारतीय हृदय की साहचर्य भावना तथा विषय के अनुरूप भाषा का अत्यंत स्निग्ध, सरल, मृदुल और अकृत्रिम प्रभाव देखने योग्य है। जायसी ग्रंथावली पृष्ठ संख्या 53 भूमिका में, ठीक। नागमती के इस 12 मासा की विशेषता सिर्फ यह नहीं है कि नागमती के विरह की व्यंजना में उनकी मानसिक और शारीरिक दशा का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। नागमती अपने विरह की मानसिकता में प्रिय मिलन को इच्छुक कामातुर नारी के रूप में सामने नहीं आती, बल्कि एक सामान्य गृहस्थ नारी के रूप में सामने आती है। यही इस विरह वर्णन की विशेषता है। शुक्ल जी ने जायसी के विरह वर्णन की इस विशेषता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। यह उनके काव्य पर लोक जीवन का प्रभाव है। जायसी ने नागमती के विरह वर्णन में प्रकृति के दुखद और सुखद दोनों रूपों का वर्णन किया है, लेकिन ये दोनों रूप नागमती को कोई सांत्वना नहीं देते हैं। दुख
प्रदान करने वाली वस्तुएं और दुख देती हैं और दुख देती हैं, और सुख प्रदान करने वाली वस्तुएं भी दुख को बढ़ाती हैं, ठीक, दुख ही देती हैं। जैसे फागुन में सर्दी और बढ़ जाती है। इस भयानक सर्दी में नागवती का शरीर पीले पत्ते जैसे हो जाते हैं। इसी फागुन में वनस्पति फूलिसित हो जाने लगती है, लेकिन नायिका का संसार तो दुगुना उदास हो जाता है। चैत के महीने में वनस्पति सहस्त्रों रूप में फूली है, लेकिन नागमती को तो फूल कांटे की तरह लगते हैं, ठीक। देखिए एक पद, सहस भाव फूली बनफती, मधुकर फिर संवरी मालती, मोकह फूल भये जस कांटे, दृष्टि परत तन लागहि चाटे, ठीक। इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जायसी ने विरह वर्णन में केवल परंपरा का अनुमान नहीं किया, बल्कि अपने भावुक हृदय लोक जीवन से अपनी संपृक्ति तथा हृदय के उद्गारों की मर्म स्पर्शी व्यंजना कर सकने के क्षमता का परिचय दिया है। जायसी के विरह वर्णन में अतिरंजना है, अलंकारों का प्रयोग है, लेकिन इनका उद्देश्य विरही हृदय की वेदना से साक्षात्कार करना है, न कि काव्य चमत्कार उत्पन्न करना। जायसी इस वेदना से सभी को द्रवित करने में सफल रहे हैं। देखिए मानसरोधक खंड से एक उदाहरण। कहा मान सर चाहा सो पाई, पारस रूप यहाँ लगी आई, भा निर्भर तन पायन पर से पाया रूप, रूप के दर्शे मलय समीर बास तन आई, बासी तल गए तपन बुझाई, न जन कौनु पवन ले आवा, पुनि दशा भय पाप गवावा, तत खन हार बेगी उत्तीराना, पावा सखी चंद विहंसाना, विगसे कुमुद देखी शशि रेखा तय, ते ही रूप जहाँ जो देखा पाया रूप, जस चहे शशि मुख सब दर्पण होइस रहे, नयन जो देखे कबल भय निर्मर वीर शरीर, हंसच हसत जो देख हंस भय दसन ज्योति न गहीर। नक्सिक खंड से देखिए एक दो पंक्ति। नयन बाक सरि पूज न को मान समुद अस उथल, दो राते कघल करही अले, भवहा घूमि भांति चाही ऊप सवा, ठीक। आगे पंक्तियां देखिए। उठही तरुंग लेहि नहीं बाग, चाही उलथी गगन कह लागा, पवन झक झोर ही देहि हिलोरा, सरग लाई भूह लाई बहोरा, जग डोले डोलत नैनहा, उलटही अड़ार चाह पलमाहा, जब ही फिराव गगन गही बोरा, अस वै भंवर चक्र के जोरा, समुद हिडोरा करही जनु ढूले, खंडन लूरही फिरी जुन फूले, सुभर समुद अस नयन दुई मान, निक भरे तरंग, आवत तीर जाही फिर काल भंवर तिंग तंग। नागमती वियोग खंड से देखिए। प्रिय सौ कहूँ सवेरा ए भंवरा, ऐ कागा शोधन बिरहे जई गई, ते धुआं तम तागा,
रकत ढरा मासु गहरा हाड़ भये सब संग धनी सारस होई अरि मोई आई समेटहु पंख। हे यह तन जो उझार कैसे कहो कि पवन उड़ाऊ मुकुते ही मार्ग होई परौ कंत धरे तह ताऊ। तपय लाग अब जेठ आषाढ़ी वैभव मौकह यह साजनी गाढ़ी तन तिनुवर भाव झूरो खरी। मैं मिरहा आगरी सिर पोरी साठी नाही लगी बात को पूछा बिनु जी भयो मुन तन छूछा अंध नहीं नाही और कंद न कोई बाक न आवा कहो के ही रोई। ररी दोअरी भई टेक बुहुनी धन नाही उठी सकै न थूनी बरसहि नैन चहून। घर माहा तुम बिनु कंतन छा छा कोरे कहाँ ठार न साजा तुम बिनु कंत न साज छाया। अब हूँ दृष्टि माया करू छिन्नी तजु घर आऊ मंदी उजाड़ होत नव कै आनी बसाऊ। ठीक, अब प्यारे साथियों हम लोग जायसी का रहस्यवाद देखेंगे। तो समय 1 घंटा हो गया है, जायसी की रहस्यवाद से हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक, तो प्यारे साथियों आप सभी से पुनः साहित्यिक सहृदय सभी निवेदन करता हूं कि यह रिकॉर्डिंग यह वीडियो मैं दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित सहपाठी साथियों के लिए बनाया हूं। कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर कीजिएगा। आत्मिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।